हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल एंटीडोट इज ऑप्शन 1 इंसुलिन, ऑप्शन 2 फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन 3 एसिटिलसिस्टीन, ऑप्शन 4 ट्रेमाडोल। तो एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है? जब अधिक मात्रा में पैरासीटामोल शरीर में चली जाती है तो या किसी पेशेंट के द्वारा जानबूझकर या गलती से जब अधिक मात्रा में पैरासीटामोल ले ली जाती है तो इससे पॉइजनिंग की कंडीशन पैदा होती है। तो इसका जो एंटीडोट होता है ये होता है एसिटिलसिस्टीन, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारफेरिन एंटीडोट इज फ्लूमाजेनिल, विटामिन के, नैलोक्सोन, एड्रेनालिन। तो वारफेरिन एक ऐसी दवा होती है जो ब्लड थिनर की तरह कार्य करती है और इसका एंटीडोट होता है विटामिन के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन 1 साइटोमेगेलोवायरस, ऑप्शन 2 बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन 3 एप्स्टीन बेर वायरस, ऑप्शन 4 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ये होता है एप्स्टीन बेर वायरस से, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया है, द नर्स इज caring for a client who is thought to have pernicious anemia. What signs and symptoms would the nurse expect in this person? एक पेशेंट है और नर्स उसको ये कोशिश करती है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें परनीशियस अनीमिया की प्रॉब्लम है। तो इनमें से कौन सा सिम्टम ये डिनोट करेगा कि इस व्यक्ति को या इस पेशेंट को परनीशियस एनीमिया हुआ है? ऑप्शन 1 इजी ब्रूसिंग, ऑप्शन 2 बीपी रेड टंग, ऑप्शन 3 फाइन रेड रैश ऑन द एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन 4 प्रूराइटिस। तो जब बात होती है परनीशियस एनीमिया की तो ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो टंग होती है ये बीपी रेड होती है। इसमें होता क्या है, बीपी रेड में टंग हल्की सी मोटी हो जाती है और बहुत अधिक लालमा उस पर हो जाती है, बहुत अधिक रेड हो जाती है, थिक हो जाती है टंग। तो ये लक्षण होता है परनीशियस अनीमिया का। तो परनीशियस अनीमिया एक घातक अनीमिया होता है जिसमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी शरीर में हो जाती है, जिससे कि आरबीसी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परनीशियस अनीमिया का एक साइन ऑफ सिम्टम्स होता है बीपी रेड टंग, जिसमें कि टंग थिक हो जाती है और रेड हो जाती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The nurse is to administer an IM injection to a 6-month-old child. What is the most appropriate site to use? Vastus lateralis, dorsal gluteal, ventral gluteal, iliac crest। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए वेस्टस लेटरलिस, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो भी बच्चे होते हैं जो कि 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड होते हैं उनमें आईएम इंजेक्शन की जो प्रीफर्ड साइड होती है ये वेस्टस लेटरलिस होती है। वेस्टस लेटरलिस वो पॉइंट होता है जहां पर अपर थाई और मिड थाई आपस में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है बच्चों के इंजेक्शन के लिए, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चा है जिसमें कि वेस्टस लेटरलिस कैसे दिखाया गया है। तो ये अपर थाई हो गया और ये मिड थाई हो गया। तो मिड थाई का और अपर थाई का जो ये जंक्शन पॉइंट है
यहाँ पर बेस्टस लेटरलिस इंजेक्शन देने से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सबसे अच्छी साइट ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया का निदान किसके द्वारा किया जाता है? HbO2 greater than 3.5%, सेकेंड ऑप्शन नेस्ट्रॉप, थर्ड ऑप्शन कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, फोर्थ म्यूटेशनल एनालिसिस। थैलेसीमिया का निदान प्रेगनेंसी में यदि करना है कि बच्चे में थैलेसीमिया की कंडीशन है या नहीं है, तो इसके लिए कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू इज कॉज्ड बाय, डेंगू किसके कारण होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी एडिज मॉस्किटो, सी एनाफ्लीज मॉस्किटो, डी सीसी फ्लाई। तो डेंगू होता है एडिज मच्छर के काटने से, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ यूजिंग अ डायाफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। डायाफ्राम या डच कैप का उपयोग करने का परिवार नियोजन उपाय कहलाता है। ऑप्शन 1 नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर मेथड, थर्ड इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, फोर्थ कैलेंडर मेथड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड बी सही है। बैरियर मेथड, इसको जब डच कैप या डायाफ्राम का प्रयोग किया जाता है तो इसको बैरियर मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Cardiac patient or patient suffering from some heart disease can use which of the contraceptive methods? हृदय रोगी या किसी हृदय रोग से पीड़ित रोगी कौन से गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं? हार्मोनल पिल्स, मिनी पिल्स, आईयूसीडी या डच कैप्स। तो जब किसी महिला को कोई हार्ट डिजीज हो तो वह प्रयोग कर सकती है डच कैप का, इसलिए इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नर्स हाइपर बिलीरुबिनीमिया से पीड़ित एक नवजात शिशु की मां को निर्देश दे रही है जिसे मां स्तनपान करा रही है। नर्स मां को कौन सा उचित निर्देश देती है? तो एक ऐसा शिशु है जिसको हाइपर बिलीरुबिनीमिया की कंडीशन है, यानी कि उसका जो बिलीरुबिन है वो बढ़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में मां जब स्तनपान कराती है तो नर्स क्या उचित निर्देश देगी? ऑप्शन 1 फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सेकंड स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू बॉटल फीडिंग फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सी continue to breastfeed every 2 to 3 hours, ऑप्शन डी switch to bottle feeding for the 2 weeks। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इस ऐसे बच्चे के लिए जिसको हाइपर बिलीरुबिनीमिया की प्रॉब्लम हो उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करना है एवरी 2 to आवर, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Persisting lack of appetite, often occurring with vomiting and severe weight loss, is referred to। भूख की लगातार कमी अक्सर उल्टी और गंभीर वजन घटाने के साथ होती है जिसे कहते हैं स्टटरिंग, पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें जब कोई व्यक्ति लगातार खाना खाए और खाना अधिक खाए लेकिन उसमें क्या है कि वजन बढ़ने के डर से वो क्या करे, उल्टी करे, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न इज। नवजात शिशु की तत्काल देखभाल का पहला कदम है वाइप बोथ आईज विद स्टेराइल गॉज, call out the time of birth, clamp and cut the cord, dry the baby and provide warmth। तो नवजात शिशु में जो तत्काल देखभाल में पहला कदम होता है वो होता है कि ड्राई द बेबी एंड प्रोवाइड वार्मथ, बच्चे को सुखाएं और गर्माहट प्रदान करें, इसलिए यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
विद रिस्पेक्ट टू पेन असेसमेंट मीन्स ऑनसेट। दर्द के आकलन के संबंध में इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 व्हेन डिड पेन बिगिन, ऑप्शन 2 व्हाट मेक्स इट बेटर, ऑप्शन 3 व्हाट डज इट फील लाइक, ऑप्शन 4 व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पेन। तो दर्द के संबंध में आकलन के संबंध में जो इसका मतलब होता है कि दर्द कब शुरू हुआ, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, व्हेन डिड पेन बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ फीवर, कफ एंड हेमोप्टाइसिस इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। बुखार, खांसी और हेमोप्टाइसिस से पीड़ित रोगी सबसे अधिक संभावना किसकी पीड़ित होने से होती है? तो यहां पर ये 4 ऑप्शन होते हैं। एक व्यक्ति को फीवर है, कफ है और हिमोप्टाइसिस है, तो ये मान के चलिए उसके हो गए सिम्टम्स। तो इसमें से उसको कौन सा प्रॉब्लम या कौन सी डिजीज होने की संभावना होती है? ऑप्शन 1 निमोनिया, ऑप्शन 2 पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन 3 लैरिंजाइटिस, ऑप्शन 4 फेरेंजाइटिस। तो जब बात होती है फेरेंजाइटिस या ग्रसनी शोथ की, तो इसका जो लक्षण होते हैं ये होते हैं फीवर आएगा, कफ आएगा और हेमोप्टाइसिस आएगा, इसलिए यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग इज। गैर स्टीराइडल सूजन रोधी दवा है, मॉर्फिन, पैथिडीन, पेंटाजोसिन या डिक्लोफेनिक। तो इसमें से नॉन स्टीराइडल एंटा इन्फ्लेमेटरी जो दवा होती है ये है डिक्लोफेनिक, क्योंकि जो डिक्लोफेनिक है ये दवाओं पेन रिलीफ दवाओं के 2 प्रकार होते हैं, NSAID। एक तो ये होता है, तो इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे डिक्लोफेनिक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, और एक होता है स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो इसमें जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो इसमें सभी सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हेल्थ एजुकेशन फॉर नॉजिया एंड वॉमिटिंग should include all of the following by health worker except। तो एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है नॉजिया और वॉमिटिंग की, तो हेल्थ वर्कर क्या कर रहा है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इसमें से एक इंस्ट्रक्शन हेल्थ वर्कर नहीं देगा, वो कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन 1 अवॉइड NSAID इन अल्सर। अल्सर में नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग नहीं लेनी है। ऑप्शन सेकंड अवॉइड स्टेल फूड, जो भी बासी भोजन है उससे बचना है। ऑप्शन 3 अवॉइड फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियां और फलों से बचना है। ऑप्शन 4 प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण को रोकें। तो इनमें से जब एक हेल्थ वर्कर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि उसको मितली और उल्टी आ रही है, तो एक इंस्ट्रक्शन इसमें से नहीं देगा। पहला होगा इसमें ये सही है, NSAID अवॉइड करना है और बासी भोजन भी अवॉइड करना है और फ्रेश वेजिटेबल्स भी अवॉइड करना है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है इसकी अभी यहाँ पर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्किन विच कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स एंड नर्व एंडिंग्स इज। स्किन के किस पार्ट में स्वेट ग्लैंड्स और नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन डी सीवेशियस ग्लैंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डर्मिस। इसमें स्वेट ग्लैंड्स और नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्किन की यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसमें जो डर्मिस होती है ये सबसे थिक होती है,
जिसमें कि नर्व एंडिंग्स भी होगी, स्वेट डक्ट्स होंगी, डर्मल पेपिला होंगे और सेंसरी रिसेप्टर और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन आवासीय मानकों के अनुसार असत्य है? ऑप्शन ए, मिनिमम हाइट ऑफ रूफ शुड बी 10 फीट। ऑप्शन बी, देयर शुड बी एट लीस्ट 2 windows in a room. Option C, windows should be at the height of 3 feet in the wall of the room. Option D, every room should have 2 doors of 6 feet height. इसमें जो स्टैंडर्ड आवासीय मानकों के अनुसार नहीं है कि प्रत्येक कमरे में 6 फीट की ऊंचाई के 2 दरवाजे होने चाहिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए यहां पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड आवासीय मानकों या जो हाउसिंग स्टैंडर्ड हैं उनके अनुसार जो होना चाहिए ये है न्यूनतम ऊंचाई, छत की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए, ये सही है। और प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए, ये भी सही है। खिड़कियों की ऊंचाई कमरे के दीवालों पर 3 फीट होनी चाहिए, ये भी सही है। और जो सही नहीं है कि प्रत्येक कमरे में 6 फीट की ऊंचाई के 2 दरवाजे होने चाहिए, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी हाउ मैनी मेटाटार्सल्स बोन आर प्रेजेंट? मानव शरीर में कितनी मेटाटार्सल बोन उपस्थित होती हैं? ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 7। तो जब बात होती है मेटाटार्सल बोन की तो ये प्रत्येक आर्म में पाई जाती हैं 5-5, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी। यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है ये मेटाटार्सल्स बोन्स हैं। प्रत्येक ऊपरी भुजा में 5-5 मेटाटार्सल बोन्स पाई जाती हैं जो पाम स्केलेटन बनाती हैं। ये मेटाकार्पल प्रॉक्सिमल एंड पर कार्पल बोन से तथा डिस्टल एंड पर फेलेंजेस से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंक्रीमेंट इन प्रोटीन इनटेक ड्यूरिंग लैक्टेशन बेस्ड ऑन अ मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ 11 ग्राम पर लीटर? मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेशन 11 ग्राम प्रति लीटर पर आधारित स्तनपान के दौरान ली जाने वाली प्रोटीन की अनुशंसित खुराक, अनुशंसित वृद्धि क्या है? 15 ग्राम प्रतिदिन, 5 ग्राम प्रतिदिन, 20 ग्राम प्रतिदिन या 10 ग्राम प्रतिदिन? लैक्टेशन के समय जो प्रोटीन इंटेक कितना बढ़ाना चाहिए, तो ये बढ़ाना चाहिए 15 ग्राम पर डे, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें भी यदि 6 मंथ के पहले जब बच्चा 6 माह का कम हो या 6 माह तक का हो तो ये होती है 15 ग्राम पर डे और 6 माह के बाद 12 ग्राम पर डे होती है। तो इस प्रकार से यदि पर्टिकुलर ऐसा ऑप्शन पूछा जाए तो इसका आंसर भी बदल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 15 ग्राम पर डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज, एम्ब्रियोनिक अवस्था कहलाती है 12 वीक्स फ्रॉम कंट्रासेप्शन, 13 वीक्स टू 24 वीक्स, 36 वीक्स टू 40 वीक्स, 25 वीक्स टू 26 वीक्स। तो इसमें एम्ब्रियोनिक अवस्था कहलाती है 12 वीक्स फ्रॉम कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन से 12 सप्ताह तक की अवस्था को एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल सबसे पहले कब महसूस होती है? पहला ऑप्शन है 24 सप्ताह में, दूसरा है 28 सप्ताह में, तीसरा 32 सप्ताह में, चौथा 20 सप्ताह में।
तो हलचल महसूस होती है इसको क्विकनिंग बोला जाता है और ये होती है 20 सप्ताह में, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंटेशन विच इज एप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी, सुरक्षित प्रसव के लिए कौन सी प्रस्तुति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 चेहरे की, ऑप्शन 2 ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 3 वर्टेक्स, ऑप्शन 4 फुटिंग। तो सबसे जो एप्रोप्रिएट और सेफ पोजीशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, ये होती है वर्टेक्स पोजीशन, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह का रूप है जिसमें एक महिला एक निश्चित समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर इन वन वोमेन मैरिज मोर देन वन मैन एट ए टाइम, पॉलीएंड्री, कंपैशनेट मैरिज, पॉलीगैमी या ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉलीएंड्री। जब एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह करे तो इसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बेबी बॉर्न आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट इज नोन एज, यदि बच्चा 43 सप्ताह के गर्भकाल के बाद पैदा होता है तो इसे क्या कहते हैं? प्री मैच्योर इन्फेंट, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, नॉर्मल इन्फेंट या एबनॉर्मल इन्फेंट। तो इसको बोला जाएगा पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टपार्टम हेमरेज इज कॉल्ड, पोस्टपार्टम रक्तस्राव कहलाता है। ऑप्शन 1 हेमरेज अकर्स विद इन 1 to 2 hours ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन 2 हेमरेज अकर्स विद इन 4 to 6 hours ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन 3 hemorrhage occurs within 24 hours of delivery, ऑप्शन 4 hemorrhage occurs before delivery। तो करेक्ट आंसर होगा पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि प्रसव के पश्चात जो 24 घंटे के अंदर प्रसव रक्तस्राव या ब्लीडिंग होगी उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन, हाइपोग्लाइसीमिया में नवजात शिशु को देना चाहिए। ऑप्शन 1 हनी, ऑप्शन 2 वाटर, ऑप्शन 3 ग्लूकोज, ऑप्शन 4 जूस। नवजात शिशु को हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज देना चाहिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The net protein utilization is maximum for, शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किसके उपयोग से मिलता है? एग, मिल्क, मीट या चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो करेक्ट आंसर है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम, ये होता है एग में, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, blood clotting time is considerably prolonged in deficiency of, किसकी कमी के कारण रक्त जमने के समय में अत्यधिक वृद्धि होती है? ऑप्शन ए विटामिन बी2, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी12, ऑप्शन डी विटामिन बी6। तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग में वृद्धि होगी, ये होगी विटामिन के से, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the apex of the under 5 clinic triangle represent? अंडर 5 क्लिनिक के त्रिकोण का एपेक्स प्रदर्शित करता है ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन, ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन डी वैक्सीनेशन। तो अंडर 5 क्लिनिक का जो अपेक्स होता है ये प्रदर्शित करता है किसको? ये करता है फैमिली प्लानिंग को, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। अंडर 5 क्लिनिक इज अ सेंटर वेयर प्रिवेंटिव, प्रॉमिस, क्यूरेटिव, रिफरल एंड एजुकेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड
इन a पैकेज टू चिल्ड्रन अंडर वन रूफ। तो अंडर 5 क्लिनिक में एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे एक पूरा पैकेज दिया जाता है बच्चे की स्वास्थ्य के लिए। इसमें जो अपेक्स पर होता है ये फैमिली प्लानिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A localized abnormal dilatation of any blood vessel is called। किसी भी रक्त वाहिनी का एक स्थानीय असामान्य फैलाव क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एन्यूरिज्म या एथेरोस्क्लेरोसिस। तो करेक्ट आंसर होगा, इसको कहते हैं एन्यूरिज्म। इस मीन्स होता है लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड। एनी ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल है, ऐसे यदि वो नॉर्मल कंडीशन में है, अचानक से उसमें इस प्रकार का कोई यहां पर स्ट्रक्चर देखे तो इसको एन्यूरिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन। कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी माइग्रेन्स, ऑप्शन डी हुकवर्म इन्फेस्टेशन। तो करेक्ट आंसर होगा, जो इसमें पर्सनल हाइजीन से संबंधित है ये होता है ऑप्शन डी हुकवर्म इन्फेक्शन, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इज। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है लैक ऑफ इमोशन, फ्रीडम फ्रॉम इनर कन्फ्लिक्ट, सी एग्रेसिव, डी इकोसेंट्रिक। करेक्ट आंसर होगा, मानसिक रूप से जो मेंटली हेल्दी पर्सन की विशेषता होती है फ्रीडम फ्रॉम इनर कन्फ्लिक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which is the important point in taking care of a patient with a communicable disease। संचारी रोग के रोगी की देखभाल करने में महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, केयर ऑफ यूज्ड अटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स। तो संचारी रोग की देखभाल करने में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है आइसोलेशन, क्योंकि ये रोग फैलने वाले होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैंडेमिक डिजीज। कौन सा रोग महामारी का एक उदाहरण है? ग्वाइटर, कॉलरा, स्वाइन फ्लू या अस्थमा। तो इसमें जो स्वाइन फ्लू है ये पैंडेमिक या महामारी का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an essential component of the medical case history। निम्न में से कौन सा चिकित्सीय मामले के इतिहास का एक आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन ए हैबिट्स ऑफ द पेशेंट, बी हॉबीज ऑफ द पेशेंट, सी पास्ट हिस्ट्री, डी ड्रग हिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर होगा हॉबीज ऑफ द पेशेंट। इसका चिकित्सीय मामले से या जो मेडिकल केस हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना या एसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल आर्टेरियल ऑक्सीजनेशन इज सेटिस्फैक्टरी इफ SpO2 इज ग्रेटर देन। सामान्य रूप से धमनी ऑक्सीजनकरण संतोषजनक है यदि SpO2 कितने से अधिक है? 60%, 70%, 80% या 90%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90%। ORS mainly contains, ORS में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? सोडियम एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन बी सोडियम एंड ग्लूकोज, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ग्लूकोज, ऑप्शन डी कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ORS mainly contains sodium and glucose, so the correct answer is option B।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोलिटिक ड्रग्स आर सच ड्रग्स विच, टोकोलिटिक दवाएं ऐसी दवाएं हैं जो इंक्रीज जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज यूट्राइन मोटिलिटी, ऑप्शन सी रिड्यूसेस यूट्राइन मोटिलिटी, ऑप्शन डी रिड्यूसेस जीआई मोटिलिटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टोकोलिटिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो यूट्राइन मोटिलिटी को रिड्यूस करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडिंग जैगरी विद लेमनेड इज द फर्स्ट एड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना किसका प्राथमिक उपचार है? ए डायरियल डिजीज, बी मिल्क फीवर, सी काउपॉक्स, डी एंथ्रेक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, डायरियल डिजीज का प्राथमिक उपचार है नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना।